Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the law of conservation of momentum. In the last lecture we have studied about force, what is force, and then we studied about the momentum, and last we find out the relation between the force and momentum, which we call Newton's second law in terms of momentum. Before starting this topic, let me recall the few terms, the force and momentum, which are directly related to this topic. So first we are going to define force. What is force? The force is actually F is equal to ma. F is equal to ma. This is Newton's second law, which is called, which is also definition of force. Force is actually what? Force is an agent which produces the acceleration in a body. Okay? And the second one is a momentum. P is equal to mv. P is equal to mv. Momentum. What is momentum? Momentum is actually the quantity of motion in a body is called momentum. And the last, when we connect these two terms, these two equations, we will get this one and this one. The final equation was F is equal to del P divided by del T. This was our last equation in the previous lecture. And so now we are going to discuss the law of conservation of momentum. So कंजर्व का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में कोई भी क्वांटिटी स्टार्ट में उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, और कुछ टाइम बाद अगर उस प्रोसेस में उस वैल्यू को चेंज नहीं किया गया या उस वैल्यू जो है ना वो रिमेन सेम. फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि अगर सिस्टम में स्टार्ट में 5 जूल एनर्जी है, ठीक है, और बाद में भी 5 जूल एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है. एंड इसी तरह अगर हम मोमेंटम की बात करें तो अगर बॉडी के अंदर जितना मोशन तो कुछ टाइम बाद या कुछ फिनोमिना कुछ एक्सीडेंट के बाद अगर उस बॉडी के अंदर वही मोमेंटम वही वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है. तो ये हमारे पास इसमें एक खास कंडीशन है कि हमारे पास मोमेंटम जो है ना वो कब कंजर्व होगा. यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसकी मोमेंटम है फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और कुछ टाइम बाद भी अगर मैं उसके दोबारा मोमेंटम को मालूम करूं तो उसकी मोमेंटम दोबारा हो फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो बराबर है और इसके दरमियान टाइम भी गुजर चुका है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास मोमेंटम वो कंजर्व है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोमेंटम वो किस सूरत में वो कंजर्व होगा, ठीक है. तो हम उसको इसके डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहती है. तो वो कहती है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, देखिए ये इसका जो है ना वो मेन पॉइंट है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन ए बॉडी. अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो फिर जो है ना उसकी जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगी. मतलब ये कि मोमेंटम को जो चेंज करा है वो उसका कनेक्शन वो फोर्स से है. अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि अब इसकी मोमेंटम में चेंज जो है ना वो जरूर आएगा. और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था. ये देखे कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम. फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम विद टाइम. तो अगर मैं बात करूं इस चीज को मैं भी उठाता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि अगर हम बात करें कि अगर ठीक है ये तो हमने स्टडी किया कि फोर्स लग रहा है, और अगर अब इस इक्वेशन को हम स्टडी करें कि फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर क्या होगा? तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा या उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो सिस्टम जिसके ऊपर जो है ना वो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा. So if there is no external force act on the system, then the total momentum of the system will remain conserved, or we can say that the initial momentum must be equal to the final momentum. Let's suppose इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ. हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास अगर फोर्स जो है ना वो जीरो के बराबर आ जाए, मतलब सिस्टम के ऊपर फोर्स ना लगे, तो फिर हम ये इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं कि डिल पी डिवाइड बाय डिल टी इज इक्वल टू जीरो. फोर्स की जगह मैंने जीरो लिख लिया. अब देखिए बॉडी जो है ना सिस्टम वो प्रोसेस में है, प्रोसेस हो रहा है, तो लाजिमन सी बात है कि टाइम तो गुजर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम और डिल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो.
इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम वो जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि टाइम तो वो गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि डिल इट मींस कि डिल p इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि मोमेंटम एक्चुअली वो जीरो है, और डिल p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और वी कैन से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इस इनिशियल मोमेंटम, ये चूंकि माइनस है, अगर मैं इसको उस तरफ शिफ्ट कर लूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी आई। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि हमारे पास अगर सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो फिर जो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा वो हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मोशन, बॉडी के अंदर जो मोशन है उसमें कोई भी चेंज वो नहीं आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास ये एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, और ये उस तरह जो है ना वो जा रही है। अब इसका मास भी है और इसकी अपनी एक खास वेलोसिटी भी है। अगर हम इसको इनिशियल कंसीडर कर ले, इनिशियल वेलोसिटी, तो अब अगर ड्राइवर जो है ना वो ब्रेक पर भी जोर से फोर्स ना लगाए, ठीक है, और पीछे से कोई गाड़ी को धक्का वगैरह भी ना दे, बस उसने एक्सेलरेटर के ऊपर जो फोर्स लगाया हुआ है तो वही फोर्स है। अब वो फोर्स को ना ज्यादा कर रहा है और ना वो कम कर रहा है। तो इस केस में जब बॉडी यहां तक पहुंच जाएगी कुछ टाइम के बाद यहां तक, तो लेट सपोज अगर यहाँ बॉडी की 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो मतलब है कि अगर फोर्स ऊपर से ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी सेम है तो मास तो डेफिनेटली सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम, ये दोनों फिर बराबर होंगे। ये किस कंडीशन में, किस केस में, जब इसकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो वो ना लगे। ठीक है, तो ये अच्छा, अब इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इसकी मैं 2 एग्जांपल वो डिस्कस करूंगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक्चुअली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो इंडिकेट और ईटा में जो इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं वो भी कभी कभार इससे आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब इसके हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स। तो मैं आपके सामने 2 एग्जांपल को रखूंगा। नंबर फर्स्ट इज फायरिंग ए गन। फर्स्ट एग्जांपल होगा फायरिंग गन, ठीक है, और सेकंड जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो होगा रॉकेट। ठीक है, हमारे पास जो रॉकेट है, एक है फायरिंग गन और एक है रॉकेट। ठीक है, पहले मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाता हूँ पिस्टल की। ठीक है, पिस्तौल की मैं डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक गन है, ठीक है, ये गन है। मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहरहाल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, अच्छा, ये गन है और इस गन के अंदर ये क्या है, ये बुलेट है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इस गन से फायर नहीं किया, तो इस केस में गन भी रिस्ट में है और ये बुलेट ये भी रिस्ट में है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की, अब इस जो ये जो सिस्टम है, 2 बॉडी सिस्टम है, तो इसकी जो मोमेंटम है वो क्या है, वो जीरो है। इस केस में हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है, क्योंकि हमारे पास जो गन है वो भी रिस्ट में है और बुलेट वो भी रिस्ट में है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास मोमेंटम ऑफ पिस्टल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट वो दोनों जीरो के बराबर है, क्योंकि दोनों रेस्ट में है। ये हमारे पास इनिशियल का कनेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब मैं गन से फायर करता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं से फायर करूंगा तो इस गन की जो पोजीशन है वो फिर अभी जो है ना वो कुछ इस तरह बन जाएगी कि अब पिस्ट जो है ना वो पीछे की तरफ वो रिकॉल हो जाएगी, इस तरह पीछे की तरफ। इस तरह जब हम बुलेट से फायर करते हैं पिस्टल से, तो वो पिस्टल जो है ना वो पीछे की तरफ, वो एक झटका जो है ना वो रिकॉल होती है पीछे की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अब जो है ना वो पिस्टल जब पीछे की तरफ आ गई तो इसके अंदर तो मोमेंटम आ गई। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जब सिस्टम के ऊपर जो है ना फोर्स ना लगे तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पहले तो पिस्टल जो है ना वो पिस्टल और जो बुलेट है वो तो रिस्ट में थी, तो वो तो समझ गया कि मोमेंटम जीरो है। तो अब फाइनल मोमेंटम भी जीरो जो है ना वो होनी चाहिए हर हाल में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ये वाला जीरो है,
तो फाइनल भी 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर तो पिस्टल जो है ना वो पीछे की तरफ निकाल हो गई, तो पिस्टल ने तो मोमेंटम को शो किया। लेट सपोज पिस्टल जो है ना वो पीछे की तरफ आ गई, तो इसकी अगर मोमेंटम की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल वो होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अब इसके अंदर पिस्टल के अंदर मोमेंटम आ गई, तो अब ये जो है ना ये पीछे की तरफ है, तो ठीक है। अब इसी मोमेंटम को जीरो करने के लिए जो बुलेट है वो आगे की तरफ जा रही है, बुलेट ये आगे की तरफ जाएगी और इसी मोमेंटम के साथ 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर पिस्टल पीछे की तरफ रिकॉल होती है और बुलेट आगे की तरफ हो। तो ये अक्सर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास जब हम फायरिंग करते हैं पिस्टल से, तो ये जो पिस्टल ये पीछे की तरफ रिकॉल क्यों होती है? तो इसका एक ही रीजन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बहाल करने के लिए, कि जब बुल जो है ना वो आगे जाती है तो सिस्टम के अंदर मोमेंटम आ गया, तो इसी मोमेंटम को जीरो करने के लिए जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ वो रिकॉल होती है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं ये इनिशियल, अब मैं अगर फाइनल की बात करूं, फाइनल मोमेंटम की फाइनल की, तो अब मैं दोबारा लिखता हूं कि मोमेंटम ऑफ पिस्टल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इस केस में हमारे पास अगर मैं इसको 2 ले लूं, यूनिट को मैं स्किप करता हूं, स्पेस कम कर ले, ठीक है। मोमेंटम 2, तो अब इसको जो है ना मैं माइनस लिखूंगा बुलेट को -2, क्योंकि हमारे पास ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है और पिस्टल पीछे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इसी अपोजिट को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरी को मैं लाजिमन वो नेगेटिव लूंगा, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये -2 तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो भी 0 के बराबर आ गया, क्योंकि 2 - 2 तो 0। तो ये हमारे पास हम जब भी बुलेट पिस्टल से फायरिंग करते हैं तो ये जो पीछे की तरफ निकाल होती है, तो ये भी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा सेकंड, वो है रॉकेट, ठीक है। तो क्या जब रॉकेट फायरिंग, जो रॉकेट हम फायर करते हैं वो स्पेस में जाती है, तो क्या ये रॉकेट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करती है या नहीं? तो यस, ये भी ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। वो किस तरह? लेट सपोज अगर मैं आपके सामने रॉकेट को यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये अगर एक रफ एग्जांपल में, अगर आपके पास ये रॉकेट बन गया, ठीक है, ये रॉकेट है, ठीक है। अब फर्स्ट में ये रॉकेट रेस्ट में है, तो अगर रॉकेट रेस्ट में है तो उसके अंदर जो गैसेस है, जो फ्यूल है, वो भी रेस्ट में है। तो इसका मतलब है कि अभी पूरा सिस्टम वो रेस्ट में है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम वो क्या है? वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब लेट सपोज जब रॉकेट फायर होती है तो सबसे पहले उसे ना वो हॉट गैसेस, उसके अंदर जो फ्यूल बर्न होती है वो हॉट गैसेस वो नीचे की तरफ वो थ्रस्ट वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो हॉट गैसेस है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, स्पीड से नीचे की तरफ आती है, और इसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये रॉकेट ऊपर की तरफ वो जाता है। तो जितने स्पीड से ये हॉट गैसेस वो नीचे की तरफ आती है, उसी हिसाब से जो है ना वो उसी मोमेंटम से वो रॉकेट वो ऊपर की तरफ वो उड़ता है। तो इस केस में भी अगर हम उस फ्यूल की, उस हॉट गैसेस की मोमेंटम को कैलकुलेट करें और फिर उस रॉकेट की मोमेंटम को कैलकुलेट करें, तो दोनों बिल्कुल इक्वल होगा। तो इक्वल है, तो अब यहाँ पर हॉट गैस जो है ना वो नीचे की तरफ है और रॉकेट ऊपर की तरफ है, तो दोनों को हम फिर माइनस करते हैं क्योंकि एक दूसरे के ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में हमारे पास ये वाला भी, हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी 0 के बराबर। तो हमारे पास जो फायरिंग रॉकेट है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अब बलून की बात करें, तो अगर हम बलून को, वो गुब्बारे को हवा दे दे, उसको जो है ना वो बड़ा कर ले, उसको फूंक मारे और फिर उसको छोड़ दे, तो वो बलून भी जो है ना वो हवा में उड़ता रहता है। उसका वो इसलिए उड़ता रहता है क्योंकि उससे जो गैसेस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो और गैसेस वो उससे नीचे वो निकल रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ। तो एज ए रिजल्ट मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो बलून आगे की तरफ जो है ना वो उल्टा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि अगर सिस्टम के ऊपर फोर्स ना लगे तो सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वो दोनों मोमेंटम वो क्या होंगे? वो बराबर होंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अल्लाह हाफिज।